एग्जिस्टिंग लॉज रिप्लेस। अब हम क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से लॉ को जीएसटी ने रिप्लेस किया है, ठीक है। सो व्हेन वी ब्रॉट जीएसटी, many of the existing laws were being replaced by GST. Existing laws means any law relating to levy and collection of duty or taxes on goods or service or both, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जिस्टिंग लॉज थे जो रिप्लेस हो चुके हैं जीएसटी आने के बाद से, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हो गया, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और बहुत सारे टैक्सेस थे जैसे कि वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स एक्सेट्रा। तो ये सारे टैक्सेस जो है अब एलिमिनेट हो चुके हैं और इनकी जगह पर आ चुका है जीएसटी। तो जीएसटी के इंट्रोडक्शन से ये सारे पुराने टैक्सेस जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं। अगर इसको टैबुलेटेड फॉर्म में देखें तो जो कुछ टैक्सेस जो रिप्लेस हुए थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लेविड टैक्सेस थे जो रिप्लेस हो गए थे। तो ये जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, ये सारे टैक्सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लेविड टैक्सेस थे जो रिप्लेस हो गए। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो पहले भी लगता था और वो अभी भी लग रहा है, तो ये एक अकेला टैक्स ऐसा है जो अभी भी लग रहा है। कस्टम ड्यूटी जो है वो लग रहा है, तो बाकी सेंट्रल एक्साइज जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज एलिमिनेट हो चुका है। एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट, ये भी एक तरीके का ड्यूटी था जो पहले लगता था, जो अब एलिमिनेट हो चुका है। एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी नॉन एज सीवीडी इक्वल टू सेंट्रल एक्साइज ऑन लाइक गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो ये था, ये ना, ये ऐसा तरीका का ड्यूटी था जो अगर कोई गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर उसको हम इंडिया में मैन्युफैक्चर ना करके अगर बाहर से इंपोर्ट करते थे तो उसके ऊपर ये वाला ड्यूटी लगता था। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी सपोज टू बी इक्वल टू सीएसटी विच वाज अर्लियर 4%, तो ये भी एक तरीके का टैक्स अलग से लगता था। सरचार्ज एंड सेस लगते थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगते थे। तो ये सारे टैक्सेस जो है अब सब्ज्यूम कर दिए गए, यानी कि एलिमिनेट कर दिए गए हैं। हावेवर एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लेविड था, कस्टम ड्यूटी, जो अभी तक सब्ज्यूम नहीं हुआ है, यानी कि ये अभी भी चल रहा है, इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीएसटी रेट्स के बारे में। सो टॉकिंग अबाउट जीएसटी रेट्स, तो जीएसटी रेट्स जो है वो स्केड्यूल्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अलग अलग स्केड्यूल्स में अलग अलग गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और उस पर्टिकुलर स्केड्यूल का अलग अलग रेट है। जैसे अगर हम लोग बात करें जीएसटी रेट्स को दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला तो जीएसटी रेट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा है जीएसटी रेट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे कि हमको पता है कि गुड्स भी है और सर्विसेज भी है, तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके के जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल है। अगर हम लोग गुड्स की बात करें तो इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि क्या होता है, सप्लाई बिटवीन द टू स्टेट्स। तो जब हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो उस केस में हमको हमारे बिल में आईजीएसटी चार्ज करना होता है। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाईज, ठीक है। अगर हम लोग सप्लाईज की बात करें, अब इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Whenever we talk about supplies, there are two types of supplies possible within India only. एक है इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है, और दूसरा है इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है कि आप विद इन द स्टेट ही आप बिजनेस कर रहे हैं, सो यू आर सप्लाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज विद इन द स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है वो आउटसाइड द स्टेट हो रहा है। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में है तो आप महाराष्ट्र के बाहर के स्टेट के किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हम लोग इंट्रा स्टेट बिजनेस कर रहे होते हैं तो उस केस में हम लोग जब जीएसटी चार्ज करते हैं तो हम लोग जीएसटी चार्ज करते हैं इन द नेम ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। और जब हम लोग इंटर स्टेट बिजनेस करते हैं, यानी कि जब स्टेट के बाहर बिजनेस कर रहे होते हैं, तो हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं इन द नेम ऑफ आईजीएसटी। अब ये एसजीएसटी क्या है, ये है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये आईजीएसटी क्या है, ये है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब हम लोग विद इन द स्टेट बिजनेस कर रहे होते हैं
तो हम लोग ये दो तरीके के टैक्सेस चार्ज करते हैं हमारे बिल में। और जब हम लोग आउटसाइड द स्टेट बिजनेस कर रहे हैं यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो उस केसेस में हम लोग IGST चार्ज करते हैं। अब जब मैं रेट ऑफ टैक्सेस एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको यहाँ पर भी उसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे वो रिप्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल वो लोग ने यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि ये वाले सप्लाईज के रेट बताए हैं। तो इंटर स्टेट सप्लाई के रेट है नील भी होता है यानी कि बिल्कुल भी GST ना लगे, ऐसे गुड्स भी हो सकते हैं। 0.25% भी लग सकता है IGST, 3% IGST लग सकता है, 5%, 12%, 18% and 28% are the various rates of IGST, because when the supply is interstate you have to charge IGST as I just said। तो इनके ये रेट्स दिए गए हैं। अब देखो उसके बाद व्हाट दे हैव सेड इज फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई, when you are talking about intra state supply, that is when you are talking about within the state supply, then in that case you have to apply CGST and SGST, both of them। So CGST will be 50% of IGST plus SGST। what they have said is 50% ऑफ IGST से फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे एक रेट है 18% IGST का, तो अगर किसी प्रोडक्ट पे 18% का IGST लगता है तो अगर वो विद इन द स्टेट बिजनेस करेंगे तो उस पर हमको SGST और CGST लगाना होता है। तो उस केस में हम लोग रेट को इस तरीके से लगाएंगे, दैट इज 50% ऑफ IGST will be CGST and 50% of IGST will be SGST। इस तरीके से रेट लगता है। तो टोटल आप देखेंगे तो आप विद इन द स्टेट बिजनेस करो या आप आउटसाइड द स्टेट बिजनेस करो, आपका जो GST का रेट है वो 18% ही होने वाला है। बट हेड ऑफ टैक्स यानी कि टाइप ऑफ टैक्स जो है वो डिफर करता है, वो अलग अलग होता है। जब आप आप आउटसाइड द स्टेट बिजनेस करते हैं तो आप IGST के नाम से टैक्स चार्ज करते हैं, और जब आप विद इन द स्टेट बिजनेस करते हैं तो आप SGST एंड CGST के नाम से टैक्स चार्ज करते हैं। अब आपको डाउट आएगा कि सर तो फिर वो UTGST क्या है? तो यो UTGST इज नथिंग बट इट इज अ टैक्स सिमिलर टू SGST ओनली। जब हम लोग किसी स्टेट में बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम लोग स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लाई करते हैं, बट हम लोग किसी यूनियन टेरिटरी में अगर बिजनेस कर रहे होते हैं तो उस केस में हम लोग UTGST अप्लाई करते हैं। तो CGST 9% तो रहेगा ही, और SGST 9% के बदले UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 9% अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से सारे गुड्स के रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर 18% अगर कहीं पर रेट फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर दूसरा एक रेट है यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है 12% रेट है, तो अगर IGST मान लो 12% है तो उस केस में अगर आप विद इन द स्टेट बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 6% SGST और 6% आपको CGST लगाना पड़ेगा, दैट इज 50% ऑफ IGST। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये कैसे काम करता है, हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, अब उसमें आगे क्या लिखा है, बिसाइड्स compensation cess is applicable in case of supply of tobacco products, पान मसाला, मोटर कार्स, कोल्स, एरेटेड वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर थोड़ा एक अलग टैक्स कंपेंसेशन सेस भी एप्लीकेबल है। अगर उसको हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल हम लोग उस पर फोकस नहीं करने वाले। अब हम लोग आ जाते हैं GST रेट्स फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर। जिस तरह गुड्स के रेट्स मैंने डिस्कस किए, नील रेट हो सकता है 0.25, 3%, 5%, 12, 18 एंड 28। ये एक्चुअली IGST के रेट है, और जब आपको उनके CGST और SGST का रेट चाहिए तो उसको आप डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो आपको CGST और SGST के भी रेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे GST रेट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। तो जब हम लोग सर्विसेज में डील कर रहे होते हैं तो GST के हेड्स तो यही रहने वाला है, चाहे आप सर्विस में डील करो या गुड्स में डील करो। आपको जब आप आउटसाइड द स्टेट डील करेंगे तो आपको IGST ही लगाना है, और विद इन द स्टेट डील करेंगे तो आपको SGST और CGST ही लगाना है। बट हाँ, रेट में फर्क आएगा। रेट जो है यहाँ पर है यूजुअली जितने भी सर्विसेज है उन सारे सर्विसेज जो है ऑलमोस्ट 80% या 90% सर्विस टाइप ऑफ सर्विस जो है उनका जो रेट ऑफ GST है वो 18% ही है। However, in few cases, services are taxed at 5%, 12% and 28% as well। तो यूजुअली तो सारे सर्विसेज जो है वो 18% पे ही GST लगता है।
बट कुछ सर्विसेज ऐसे हैं जिनके ऊपर 18% के अलावा के रेट लगते हैं, जैसे 5, 12 एंड 28%। 28% इज द हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी विच इज चार्ज ऑन आइदर गुड्स और सर्विसेज। उससे ज़्यादा रेट ऑफ, उससे बड़ा रेट नहीं है जीएसटी में। और यूजुअली ये जो 28% का जो टैक्स लगता है ये लग्जरियस टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है। यानी अगर आप लग्जरियस कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं तो उस पर आपको हायर रेट ऑफ जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नेसेसिटी के जैसी है या पार्ट ऑफ आवर रूटीन कंजम्पशन है, जो अनअवॉइडेबल है, जो ज़्यादातर लोग कंज्यूम करते हैं, तो उनके ऊपर या तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रखा गया है या तो जीएसटी का रेट काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया है ताकि वो चीज़ें महंगी ना हो जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की। तो जब आप इम्पोर्ट की बात करते हैं, व्हेन यू आर इम्पोर्टिंग गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज सब्जेक्ट टू बेसिक कस्टम ड्यूटी, education cess and secondary and higher education cess. In addition, IGST and GST compensation cess too will be applicable. तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करने के ऊपर आपको कस्टम्स वगैरह तो पे करना ही पड़ने वाला है। उसके अलावा उसके ऊपर आपको IGST भी चार्ज होगा, यानी कि GST भी लगने वाला है इन द नेम ऑफ IGST। सो इंपोर्ट्स आर नॉट एग्जेम्प्ट, इंपोर्ट्स के ऊपर आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा। बट इफ यू टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स एग्जेम्प्ट है। IGST हैज बीन एग्जेम्प्टेड इन केस ऑफ सम सच इंपोर्ट्स। कुछ इंपोर्ट्स ऐसे हैं जो अलग से नोटिफाई करे गए हैं, तो उन चीज़ों के इंपोर्ट्स के ऊपर आपको जीएसटी का एग्जेम्पशन दिया गया है। बट वो चीज़ें क्या है उसके बारे में हम लोग को अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना समझ के चलना है कि इंपोर्ट्स जो है, इंपोर्ट्स के ऊपर भी कस्टम्स भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। अगर बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर आपको कोई भी तरीके का जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड, दैट इज हैव नील रेट ऑफ टैक्स। तो मतलब कि ये एक तरह का एग्जेम्प्ट टाइप का ही, एज गुड एज एग्जेम्प्ट सप्लाई ही हो गया। तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा, इट विल बी जीएसटी फ्री एक्सपोर्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जीएसटी का मैकेनिज्म कैसे चलता है। तो यहाँ पर देयर आर कपल ऑफ एग्जांपल्स व्हिच वी आर गोइंग टू टेक in order to understand how GST is being charged, how the GST to our customers. So taking our first illustration, as you can see over here, illustration 1, Mr. A of Pune supplied goods and services for rupees 2 lakhs, okay, to Mr. B of Mumbai. SGST and CGST rate on supply of goods and services is 9% each. Okay, so SGST is also 9%, CGST is also 9%. That makes IGST at 18%. As we all know, IGST is total of SGST and CGST. Okay, find the following. We have to find two things. First, we have to find total price charged by Mr. A, and second thing, who is liable to pay GST. Okay, so we are supposed to find these two things. Okay, so in the question, Mr. A is has supplied is, so Mr. A is our seller and Mr. B is the buyer. Mr. A has sold goods worth rupees 2 lakhs to Mr. B, and he has charged 18% GST, that is 9% CGST, 9% SGST. So you have to find the total amount that Mr. A is going to charge. So particulars and amount. Okay, so now goods or services that he has sold are worth rupees 2 lakhs. Okay, so this is the, now this is the bill that he is raising. So in the bill he is charging rupees 2 lakh towards goods or services whichever he has given, and then on it he will also add CGST and SGST. Now, whether we have to charge CGST or SGST or we have to charge IGST, that depends on the nature of transaction, whether it is an interstate transaction or intrastate, that is within the state transaction. So for that, we are supposed to see the location of the supplier and the buyer. So you can see that Mr. A, the supplier, is from Pune, and Mr. B, the buyer, is from Mumbai. So both of the cities are falling under the same state of Maharashtra. So it is example of intrastate transaction, that is within the state transaction. So when it is an intrastate transaction, we are supposed to levy
SGST and CGST on the transaction at the rate 9%. As we all know, the rates are given in the question itself. I have not by myself written any of the rates. So 9% total comes to 18% anyways. So if you charge 9% on 2 lakhs, what amount we will get? 2 lakhs, 9% will come to 18,000 rupees. So 18,000 SGST, 18,000 CGST, total comes to 2 lakh 36,000 rupees. Okay. So now this is the answer to the very first question that they've asked. They've asked the total price charged by Mr. A. Now the bill is going to be raised by Mr. A being seller. So Mr. A, although Mr. A has sold goods worth rupees 2 lakhs, but he will not charge just rupees 2 lakhs. He will also charge GST on it, which is 18,000 and 18,000. So the total amount that he will be charging is going to be 2 lakh 36,000 rupees. So we have answered the first question. The total price charged by Mr. A is going to be rupees 2 lakh 30,000 to 36,000 rupees. That is 2 lakh rupees goods plus 36,000 rupees GST on it. I hope you all are able to understand what I am trying to say, what I am trying to explain. Is the screen not visible? Someone has written that the screen. Someone is asking me to share the screen again. Is it not visible to everybody? I've already shared it. How do I share it again? For that, I'll have to first stop the current share and then I will have to go and share it again. Is it now visible? I have shared it again. So earlier it was not visible or what? Earlier also it was visible only, no? Yes, okay, fine. Okay, so still I just stopped the earlier share and I shared it again. Thank you all. Okay, so coming back to our examples, we have answered to their first question that how much amount Mr. A is going to charge. Mr. A is going to charge rupees 2 lakh 36,000 rupees. That is 2 lakhs plus GST. Now they've asked us a second question: who is liable to pay GST? Who is liable to pay GST? Now here they are asking that who is liable to pay GST to the government. What they are trying to say is, or what they are trying to ask is, who is liable to pay GST to the government? So Mr. A has collected GST worth rupees 36,000 from the customer. Okay, he has collected it from the customer and he will pay this GST to the government. So the answer to the second question is Mr. A is liable to pay GST. Obviously, he has collected it from the customer only. It has gone from the pocket of Mr. B only. But Mr. B has paid it to Mr. A, not the government. So Mr. A will pay this collected GST to the government. And hence the answer to the question is Mr. A is liable to pay GST to the government. That is why we call it as indirect tax, because the money has gone from the pocket of Mr. B. But when it comes to who has paid GST, the name will come of Mr. A, because Mr. A is an intermediary. He has collected GST from Mr. B and paid it to the government. So I hope you all have understood this illustration. As per the illustration, we have answered both the question. Answer to the first question is 2,36,000 and answer to the second question is Mr. A is liable to pay GST. Okay. Coming to the second illustration, Mr. M of Mumbai supplied goods or services for 24 lakh rupees. Okay, so Mr. M is the seller over here to Mr. S of Solapur. Okay, so the buyer is from Solapur. The name is Mr. S. Mr. M has purchased goods or services for rupees 2 lakhs and in addition paid GST 9, CGST 9%, SGST 9% from Mr. C of Pune. Okay, so Mr. M, who is our seller, has also in turn bought some goods from Mr. C, who is from Pune.
So Mr. M has purchased goods from Mr. C and sold goods to Mr. S. Total price charge, we have to find three things over here. First, total price charged by Mr. M for supply of goods and services. So what is the total price that Mr. M is going to charge on his sale? Second thing, who is liable to pay GST, Mr. M or Mr. S? So that also we will be answering. And third question, net liability of the GST. So this is going to be a very interesting illustration over here. You will be able to understand how ITC works. जो हम लोग ने आईटीसी के बारे में बात करी थी, पहले मैं बता रहा था फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी का सेट ऑफ मिलता है, क्रेडिट मिलता है, तो वो जो भी चीज़ें मैं बता रहा था या बात कर रहा था तो वो क्या थी चीज़ें, उसके बारे में अभी आपको ये इलस्ट्रेशन में मालूम पड़ जाएगा. ओके, सो look at the illustration very carefully, try to understand things how they are working. Okay, so now in this case what is happening is Mr. M, okay, Mr. M is raising bill. Okay, Mr. M is raising bill. Mr. is, here is the question. Mr. M supplied. So Mr. M is raising bill. He has sold goods of rupees 24 lakhs. So obviously in his bill he will charge 24 lakh rupees towards whatever goods or services he is selling. And then they have clearly said that 24 lakh rupees to as Mr. M purchased the goods so and so, and the rate of GST is 9%, 9%. Okay, so when he will be selling this 24 lakh worth of goods, they will definitely charge GST on it, because when you are a registered dealer, you cannot sell any of the goods without charging GST. Compulsorily, you have to charge GST on your goods or services. So in this case, 9%, 9%, he will be charging CGST and SGST on 24 lakh rupees worth of goods. So 24 lakhs, 9% on 24 lakhs would come to 2,16,000 rupees. Okay. Similarly, 2,16,000 rupees CGST also he will be charging. So total amount that he will be charging would be 24 lakh rupees plus 2,16,000 rupees plus 2,16,000 rupees. So total amount that he will be charging from the customer on his bill would be 28,32,000 rupees. Okay. टोटल, तो टोटल गुड्स सिर्फ 24 लाख के थे, बट उसके ऊपर उसने 9% SGST और CGST भी चार्ज किया. अच्छा, फिर से हाउ डू आई नो दैट मेरे को ये SGST और CGST चार्ज करना है? IGST क्यों नहीं चार्ज किया मैंने इसके ऊपर SGST CGST के बदले? तो भाई क्योंकि रीज़न ये था कि जो सेलर है मिस्टर एम वो मुंबई का है, मुंबई महाराष्ट्र में फॉल करता है. जो बायर है मिस्टर एस वो सोलापुर का है, सोलापुर भी महाराष्ट्र में ही है. तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, दैट इज विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन, और इसलिए हम लोग इसमें SGST और CGST लगा रहे हैं. दोनों ही बायर सेलर महाराष्ट्र के ही है. ठीक है, तो इसने तकरीबन 4,32,000 रुपीज़ का GST चार्ज करके 28,32,000 का टोटल अमाउंट बिल में चार्ज किया. तो हमने पहले वाले क्वेश्चन को आंसर कर दिया है, दैट इज टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एम फॉर सप्लाई. टोटल प्राइस चार्ज इज 28,32,000 रुपीज़. अब दूसरा वाला क्वेश्चन, हु इज लायबल टू पे GST, मिस्टर एम और मिस्टर एस? तो मिस्टर एम ने सेल करा है और मिस्टर एस ने बाय करा है. जाएगा तो मिस्टर एस के पॉकेट से ही, क्योंकि हम तो मिस्टर एस से ही ये GST कलेक्ट करने वाले हैं. बट गवर्नमेंट को पे कौन करने वाला है? मिस्टर एम पे करने वाला है. सो आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन इज मिस्टर एम विल पे GST. Obviously, he is collecting the GST from Mr. S only, but paying Mr. M only. He is an intermediary and he is himself going to go and pay it to the government while filing his GST returns. So we have now answered our second question also. Finally, we are coming to our third question, net liability of GST. ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया कि भाई मिस्टर एम ने 24 लाख का गुड सेल करा तो उस पर उसने 4,32,000 का GST चार्ज किया. ये भी समझ में आ गया कि वो GST कलेक्ट करके मिस्टर एम ने ही पे किया, तो मिस्टर एम ही लायबल था. अब ये क्या सवाल पूछा कि नेट लायबिलिटी क्या है?
नेट लायबिलिटी मतलब कलेक्ट उसने इतना किया है 4,32,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली उसने जीएसटी कलेक्ट किया है, तो क्या उसको ये पूरा 4,32,000 पूरा का पूरा ही इज लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट, कि फिर इसमें से उसको कुछ अमाउंट माइनस करने मिलेगा और बाकी का अमाउंट ही इज लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट। तो अब देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी वर्कआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे मालूम पड़ेगा ये, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल। ओके, तो पहले तो क्या है, जो भी जीएसटी हमने हमारे कस्टमर के पास से कलेक्ट किया है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे हमारे स्टेटमेंट में। तो हमने हमारे कस्टमर के पास से कितना जीएसटी कलेक्ट किया है, तो वी हैव कलेक्टेड 2,16,000 अंडर द हेड एसजीएसटी एंड वी हैव कलेक्टेड 2,16,000 अंडर द हेड सीजीएसटी। सो इन टोटल वी हैव कलेक्टेड जीएसटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4,32,000 रुपीज़। ठीक है, उसमें से मेरे को माइनस करना ही मिलेगा जीएसटी पेड। अगर मैंने कोई जीएसटी पे कर रखा है तो मेरे को माइनस करने मिलेगा, जिसको हम लोग आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को क्लेम करने मिलेगा। बिकॉज क्या है कि मैंने जो भी चीज़ें सेल करी है, मैंने खुद भी तो कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें बाय करने के बाद मैंने यहाँ पर सेल करी है, और जब मैं खुद भी कहीं से कुछ भी बाय कर रहा था तो सामने वाले ने मेरे पास से उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था यहाँ पे कि मिस्टर एम परचेज, जो मिस्टर एम जो हमारा सेलर है उसने परचेज भी किया है, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ₹20 लाख। देखो 20 लाख का उसने भी खुद ने कहीं से परचेज किया, जिसपे उसको जीएसटी लगा है 9% का। किससे परचेज किया था? मिस्टर सी से परचेज किया था। जो हमको सेल कर रहा है वो मिस्टर सी है और वो पुणे से, तो वो भी मतलब महाराष्ट्र से ही है। तो ये एक ट्रांजैक्शन जो है, मतलब हमारा जो परचेज वाला ट्रांजैक्शन है वो भी लोकल ट्रांजैक्शन ही है, मतलब उसके अंदर भी आपको सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगा, आईजीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो परचेज के ऊपर हमने कितना जीएसटी पे किया वो हमको माइनस करने मिलेगा। तो हमने 20 लाख का परचेज किया था, तो 20 लाख के ऊपर 9% कितना आता है? 20 लाख के ऊपर अगर आप 9% वर्कआउट करते हो तो इट कम्स टू 1,80,000 रुपीज़। तो ऑब्वियसली हमने हमारे परचेज के ऊपर 1,80,000 का एसजीएसटी और 1,80,000 का सीजीएसटी हमने पे कर रखा होगा, बीइंग 899% और 20 लाख रुपीज़। तो 1,80,000 प्लस 1,80,000 अगर हम लोग करेंगे तो इट कम्स टू 3,60,000 रुपीज़, जो हम लोग ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुके हैं। ओके, आई गॉट अ मैंने यहाँ पे वर्किंग कर रखा है कि हमने ऑलरेडी जो मिस्टर हमारा जो सेलर है मिस्टर एम जो है उसने जब सेल किया तो उसने 4,32,000 का जीएसटी कलेक्ट किया हुआ था। और जब हमने उसने किसी और के पास से मिस्टर सी के पास से भी उसने वो चीज़ परचेज करी थी, उसके बाद उसने सेल किया था। तो परचेजेस के ऊपर मिस्टर सी ने भी उनको जीएसटी चार्ज किया था, और वो था अप्रॉक्सीमेटली 180 का, दैट इज 3,60,000 का। तो क्या है कि व्हेन वी ऑलरेडी नो दैट मिस्टर एम has already paid 3,60,000 का जीएसटी ऑन द सेम प्रोडक्ट, तो अब जब उसको जब जीएसटी पे करने का नेट लायबिलिटी जब आएगा तो उसमें क्या है, उसको ये आईटीसी जो है, ये 360 जो है माइनस करने मिलेगा इस 432 में से, जो उसने अपने कस्टमर के पास से कलेक्ट किया है। ये जो माइनस करने मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी, यानी कि हम लोग आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। ऑलरेडी जो हमने हमारे इनपुट्स के ऊपर जो हमने टैक्स पे कर रखा है वो टैक्स हमको माइनस करने मिलता है। अगर मेरे को फिर से पूरा 4,32,000 पे करना पड़ता, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे को गुड्स के ऊपर दो बार टैक्स पे करना पड़ रहा है, जबकि मैं ऑलरेडी उसके ऊपर 3,60,000 पे कर चुका हूँ। तो अब मेरे को सिर्फ 72,000 रुपीज़ ही पे करना होगा, दैट इज 4,32,000 minus 3,60,000, 72,000 is going to be my net liability। और मेरे को सिर्फ इतना ही अमाउंट जीएसटी पे करना होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने परचेजेस के ऊपर उसी सेम चीज़ के ऊपर 3,60,000 पे कर चुका हूँ जब मिस्टर सी ने मेरे को बिल रेस किया था, और इसलिए मैं इतना अमाउंट माइनस करने के बाद ही जीएसटी पे करूँगा। Anybody has any doubt, please let me know।
Net liability is going to be 72,000 rupees. Please let me know if anybody has got any query with regards to this example. समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है? तो दिस इज हाउ जीएसटी एक्चुअली वर्क्स. जो भी हम लोग ने परचेज किया है उस पर जो जीएसटी हमने पे किया होता है वो जीएसटी हमको माइनस करने मिलता है. So this was just a small example to make you all understand how GST works, how mechanism of GST works. कि हम लोग जब कलेक्ट करते हैं तो वो जीएसटी को पे करना होता है. बट इफ अगर हम लोग ऑलरेडी हमारे परचेज पे कहीं पे जीएसटी पे कर चुके हैं तो वो पे किया हुआ जीएसटी हमको माइनस करने मिलता है एंड ओनली द डिफरेंशियल अमाउंट हम लोग को पे करना होता है. तो जो थर्ड क्वेश्चन जो था नेट लायबिलिटी, उसको भी हमने आंसर कर दिया. उसका आंसर था 72,000 रुपीज जो हमने जस्ट कैलकुलेट किया. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं ई वे बिल. तो ये ई वे बिल भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. क्या है ये ई वे बिल, ये समझ लेते हैं. ई वे बिल क्या है, कब एप्लीकेबल होता है, इसका पर्पस क्या है, एवरीथिंग वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो जैसे कि हम लोग को पता है कि अब जीएसटी ही पूरे कंट्री में लगता है. तो आप गुड्स को कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट करो, कहीं पे भी आप उसको भेजेंगे, आपको अलग अलग तरीके का टैक्स नहीं भरना है. आपको अलग अलग तरीके का टोल चार्जेस या एंट्री टैक्स या चेक पोस्ट टैक्स ये सब कुछ आपको भरना नहीं पड़ता है. तो अब जब वो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे या फिर एक टोल नाका से दूसरे टोल नाका पे अगर आपको भेजे, मतलब बीच में कोई बाउंड्रीज वगैरह अगर आप कुछ क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है. They want to confirm whether the goods are subject to GST and whether GST is paid on it or not. मतलब जीएसटी की चोरी ना हो, जीएसटी इवेड ना हो, इसलिए वो लोग चेकिंग वगैरह करते हैं कि जीएसटी पेड हुआ है कि नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर. तो अब ये कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए क्या रूल है कि अगर आप गुड्स को एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में ट्रांसफर करते हैं तो फिर आपको उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं ई वे बिल. ई वे बिल इज नथिंग बट अ बिल मेड व्हेन वी आर transporting our goods from one place to another place, and if the value of such goods being transported is more than rupees 50,000, then in that case we have to prepare one additional document which is called e-way bill. तो जब हम लोग ऐसा e-way bill बनाते हैं तो वो ट्रांसपोर्टर के पास उसका एक कॉपी होता है. e-way bill का एक कॉपी, e-way bill का जो है 3 कॉपी बनता है. एक कॉपी हमारे पास होता है जब हम लोग सेल करते हैं, जो सेलर होता है वो ई वे बिल बनाता है यूजुअली. तो जो सेल करता है उसके पास एक कॉपी होती है, जो बायर होता है उसके पास एक कॉपी होती है, और जो ट्रांसपोर्टर होता है, जो ट्रक या टेम्पो या कोई भी आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्टर के पास एक कॉपी होती है. जब भी वो कोई भी जोन का बाउंड्री या कुछ भी चेक क्रॉस कर रहा होता है तो उसको उस टाइम पे उस ई वे बिल के बारे में पूछा जाता है कि वेदर यू हैव अ वैलिड ई वे बिल और नॉट रीच टू अस. तो जब भी वो एक वैलिड ई वे बिल दिखाता है तो ही उसको ट्रांसपोर्ट करने, उसको वहाँ से बाउंड्री क्रॉस करने का परमिशन दिया जाता है. तो अब वो ई वे बिल क्या है इसका मतलब समझ लेते हैं. ई वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स. ठीक है, तो ये कहीं पर अलग जा करके हमको ये डॉक्यूमेंट बनाना नहीं पड़ता. ये ई वे बिल का डॉक्यूमेंट जो है वहीं पर जीएसटी पोर्टल से ही हमको लिंक मिलता है. एक ई वे बिल का अलग पोर्टल है, बट ई वे बिल पे अलग पोर्टल पे जाने का लिंक आपको जीएसटी पोर्टल पे ही प्रोवाइड किया जाता है. जीएसटी पोर्टल खोलेंगे तो वहाँ से आपको ई वे बिल का पोर्टल मिल जाएगा. उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको सेपरेट पोर्टल पे लेके जाएगा. ई वे बिल का डेडिकेटेड पोर्टल है. वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पहले इन ऑर्डर टू जनरेट ई वे बिल फॉर योर जीएसटी नंबर. तो जैसे आप जीएसटी में आप रजिस्टर करते हो तो आपको जीएसटी का अलग से यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है. उसी तरीके से ई वे बिल में भी आपको अलग से यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा. फर्स्ट ई वे बिल जो आप जनरेट करेंगे तब, फिर सब्सिक्वेंट लॉगिन के लिए तो आपने क्रिएट किए हुए यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके सिर्फ आपको फिर ई वे बिल बनाना होगा.
तो ये इलेक्ट्रॉनिकली बन जाता है आपके जीएसटी के पोर्टल से, ठीक है। ई वे बिल की बात करें तो ये फॉर्म में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए होता है और एक होता है पार्ट बी, ठीक है। तो दोनों पार्ट में अलग अलग तरीके के डिटेल्स होते हैं। पार्ट ए में क्या क्या डिटेल्स होते हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए ऑफ ई वे बिल कंप्राइजेस डिटेल्स ऑफ जीएसटीआईएन ऑफ रेसिपिएंट, यानी जो बायर होता है उसका जीएसटी नंबर और उसका नाम एड्रेस वगैरह मेंशन किया होता है पार्ट ए में। प्लेस ऑफ डिलीवरी, यानी कि उसका पिन कोड वगैरह मेंशन किया होता है कि कहाँ पर ये गुड्स एग्जैक्टली डिलीवर होने वाला है। इनवॉइस या फिर चलन नंबर जो है, जो एक्चुअल इनवॉइस है, ये तो ई वे बिल तो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस भी होता ही है। तो इनवॉइस का नंबर भी उस ई वे बिल के ऊपर मेंशन होता है कि ये इस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए ई वे बिल बनाया गया है। डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, कितने वैल्यू के गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, गुड्स के रिस्पेक्टिव एचएसएन कोड, ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर अगर अलग से बनाया गया है कोई तो उसका भी नंबर इस पर मेंशन किया होता है। तो ये सारे डिटेल्स जो है आपको पार्ट ए में मेंशन करने होते हैं ऑफ द ई वे बिल। जैसे मैंने बताया कि ई वे बिल में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए में ये सारे डिटेल्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे रेसिपिएंट से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं कि हु इज द बायर, नेम ऑफ द बायर, जीएसटी नंबर, एड्रेस ऑफ द बायर, फिर एड्रेस वेयर द गुड्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड। एट टाइम्स इट इज पॉसिबल दैट द बायर का रजिस्ट्रेशन एड्रेस अलग है और गुड्स जो है अलग एड्रेस पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो एड्रेस आपको अलग से मेंशन करना पड़ता है पार्ट ए में। उसके अलावा वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स का एचएसएन कोड, डेट, इनवॉइस नंबर, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है ऑन पार्ट ए ऑफ ई वे बिल। फिर आया था पार्ट बी। तो पार्ट बी के अंदर बेसिकली ट्रांसपोर्टर के डिटेल्स होते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर के थ्रू आप गुड्स को भेज रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टर का ट्रांसपोर्टर आईडी नंबर होता है, व्हीकल नंबर होता है, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, डेट वहाँ पर भी मेंशन होती है। तो ये सारे डिटेल्स, ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड डिटेल्स आपको पार्ट बी में देखने को मिल जाता है। तो ये मैं एक्चुअल लाइव ई वे बिल भी आपको दिखाऊंगा मैं, जहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि पार्ट ए और पार्ट बी किस तरीके से दिखता है। उसके बाद इशूअर, ई वे रजिस्टर्ड पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु, कौन इशू करता है ई वे बिल को, कौन इशू करता है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे भी। तो यूजुअली क्या होता है, जो रजिस्टर्ड सेलर होता है वो ई वे बिल को इशू करता है जब जो गुड्स सेल कर रहा है या सेंड कर रहा है उस गुड्स का वैल्यू 50,000 रुपीज़ से ऊपर होता है, तो उस केस में ये करना पड़ता है। Every registered person who causes movement of goods which may be necessarily to be an on account of supply of consignment value more than 50,000 रुपीज़, तो अप टू 50,000 रुपीज़ के मूवमेंट के लिए आपको ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स आर मोर देन 50,000 रुपीज़, तो उस केस में आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। विदाउट ई वे बिल आप गुड्स के मूवमेंट नहीं कर सकते। इट वुड बी एन नॉन कंप्लायंस विद रिगार्ड्स टू ई वे बिल, और आपको उसके लिए अलग से पेनल्टीज चार्ज करी जा सकती है। So 50 is required to furnish above mentioned information in part A of e-way bill prior to the commencement of movement of goods, और ये मूवमेंट कमेंस होने के पहले इस डॉक्यूमेंट को बनाना है, ना कि गुड्स डिलीवर हो जाने के बाद। तो जब गुड्स डिलीवर करने वाले थे, फॉर एग्जांपल अगर गुड्स को कल डिलीवर करना है तो मेरे को आज ई वे बिल बना देना है, और ई वे बिल की वैलिडिटी 7 डेज की होती है। तो अगर मैंने आज ई वे बिल बना दिया तो वो 7 डेज तक वैलिड रहेगा, उसके अंदर अंदर आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर देना है। पार्ट बी कंटेनिंग ट्रांसपोर्टेड रिलेटेड डिटेल हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ ई वे बिल। अब ई वे बिल का एम क्या है, क्यों हमको ई वे बिल बनाना है? तो ई वे बिल इज अ मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड comply with GST law and is an effective tool to track movement of goods and check tax evasion। तो जब कोई इलीगल मूवमेंट नहीं हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए ई वे बिल बनाया गया, सो दैट हम लोग ये पता चल, अगर जो ट्रक में गुड्स जा रहा है, ट्रक वाले ने अगर वैलिड ई वे बिल प्रोड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि भाई उसने जो भी गुड्स लेके जा रहा है दे आर सब्जेक्ट टू जीएसटी, उसके ऊपर जो भी रिस्पेक्टिव जीएसटी लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटीज पे कर दी गई है या पे कर दी जाएगी, और कोई भी तरीके का टैक्स इवेजन नहीं हो रहा है, टैक्स की चोरी नहीं हो रही है। The e-way bill provision aims to remove the ills of the erstwhile way bill major way bill system prevailing under VAT in different states। पहले ई-वे बिल के पहले वे बिल हुआ करता था, जो कि पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के टाइम पे फॉलो होता था, जबकि वैट होता था पहले। तो उस टाइम पे जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था तो वहाँ पे वे बिल फॉलो करते थे। तो वे बिल जो फॉलो करते थे, तो वे बिल में काफ़ी ज़्यादा कमियाँ थी। वे बिल के थ्रू पूरी तरीके से पता नहीं चल पा रहा था कि गुड्स जो है वो वैट वगैरह का कंप्लाई किया है कि नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में
कोई भी तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं था। हर स्टेट्स के कायदे कानून अलग अलग थे, रूल्स रेगुलेशन अलग अलग थे, तो इस वजह से वे बिल से हम लोग को सारी जानकारी नहीं मिल पाती थी, इवन व्हेन वी यूज्ड टू चेक वे बिल ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर। बट ये सारी शॉर्टकमिंग जो है वो ई वे बिल में निकाल दी गई है। तो ई वे बिल में तो आपको एक क्यूआर कोड भी देखने को मिल जाता है। जैसे हम वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, हमको ई वे बिल के ट्रांजैक्शन के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगी, बायर के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, सेलर के डिटेल्स मिल जाएंगे, क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट किए गए उसके वो डिटेल्स मिल जाएंगे। Moreover, different states prescribe different e-way bill rules which made compliance difficult। जैसे कि मैंने बोला, पहले के टाइम पे अलग अलग स्टेट जो है वो अलग अलग तरीके के ई-वे बिल रिकमेंड करते थे, अलग अलग तरीके के ई-वे बिल फॉलो करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकम्प्लायंसेस फेस करना पड़ता था। The e-way bill provision under GST will bring in uniform e-way bill rule which will be applicable throughout the country। तो अब जो GST का जो e-way bill चल रहा है वो तो पूरे कंट्री में कॉमन ई-वे बिल फॉलो किया जा रहा है, यूनिफॉर्म ई-वे बिल फॉलो किया जा रहा है। तो अब कोऑर्डिनेशन की जो कमी थी वो चली गई है। अब आप गुड्स को महाराष्ट्र से दिल्ली भेजो, महाराष्ट्र से चेन्नई भेजो, कहीं पर भी भेजो, कॉमन तरीके का ई-वे बिल है। हर तरीके के चेक पोस्ट पे वही टाइप का ई-वे बिल उसको शो करना है, एंड एवरी चेक पोस्ट विल रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ई-वे बिल। Implementation: the e-way bill system has been introduced nationwide for all the interstate movement of goods with effect from 1st April 2018। GST जो है वो चालू हुआ था फर्स्ट जुलाई 2017 से, लेकिन ई-वे बिल जो है वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2018 से। सो जीएसटी आने के तुरंत बाद से ई-वे बिल के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हुए थे। ई-वे बिल एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 2018 के बाद से। As regards intra-state supplies, option was given to states to choose any date on or before 30th June 2018। All states are notified e-way bill by, अब तो मतलब by 16th of June के बाद से सारे स्टेट्स में ई-वे बिल का एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हो चुका था। हर स्टेट जो है वो ई-वे बिल के प्रोविजंस को फॉलो कर रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था। पहले ऐसा था कि ई-वे बिल सिर्फ इंटर स्टेट मूवमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल करा गया था, बट लेटर ऑन इट वाज आल्सो मेड एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। यानी कि अगर आप विद इन द स्टेट की गुड्स को मूव कर रहे हैं तो भी आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। अगर उसका जो लिमिट है वैल्यू वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट करते टाइम पे, तो आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ई-वे बिल। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ई-वे बिल का कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, बट इतना ही मेरे को समझाना था कि ई-वे बिल एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड व्हेन the value of such goods moved from one place to another place is more than rupees 50,000, then the issuer, the seller, has to produce or issue e-way bill। and e-way bill has got two components, part A and part B। पार्ट ए के अंदर सारे जो है वो बायर की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड गुड्स के डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, एंड पार्ट बी में आपको ट्रांसपोर्टर के डिटेल्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू ये गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और जिसके थ्रू ये गुड्स मूव किए जा रहे हैं। ओके, नाउ जैसे कि ये ई-वे बिल का ही टॉपिक चल रहा है, तो आई विल ट्राई टू शेयर विद यू ऑल लाइव ई-वे बिल विद ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट। सो जस्ट गिव मी अ few seconds, I will share the details of e-way bill। ओके, सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। मैंने यहाँ पे एक ई-वे बिल ओपन करके रखा हुआ है, मेरे ये वन ऑफ माय क्लाइंट का ही ई-वे बिल है। तो आप अभी जो देख रहे हैं वो एक्चुअल में एक लाइव ई-वे बिल है। देखो अभी अभी रिसेंटली बनाया हुआ ई-वे बिल है।
सो लिखा हुआ है ई वे बिल सिस्टम, राइट हैंड साइड पे आपको देखने मिल रहा है वन नेशन वन टैक्स मार्केट का आपको सिंबल देखने मिल रहा है। यहाँ पर ये जो क्यू आर कोड है ई वे बिल के नीचे, तो इस क्यू आर कोड के अंदर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो चेक पोस्ट पे जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पूरे ई वे बिल पढ़ने नहीं बैठते, बस क्यू आर कोड स्कैन, उनके पास क्यू आर कोड स्कैनर होता है, तो वहाँ पर ये ई बिल उसके सामने रख देंगे, क्यू आर कोड स्कैनर स्कैन कर लेगा, सारे इन्फॉर्मेशन वो कंप्यूटर ही सिस्टम ही वेरीफाई करके एक ग्रीन टिक दे देगा कि थिंग्स आर ओके, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, एंड वो अपने ट्रक को जाने का परमिशन दे देंगे। ओके, सो जैसे कि आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे ई वे बिल का नंबर है, एक यूनिक ई वे बिल भी देखने मिलता है। एवरी ई वे बिल हैज अ यूनिक नंबर। वेल दिस यूनिक नंबर हैज नथिंग टू डू विद द जीएसटी नंबर ऑफ आइदर द सेलर और द बायर। ठीक है, ये अपने आप कंप्यूटर से सिस्टम जनरेटेड ई वे बिल जनरेट नंबर जनरेट होता है। उसके बाद है ई वे बिल का डेट कि कब ये ई वे बिल जनरेट किया हुआ था, टाइम के साथ आ रहा है, जनरेटेड बाय, तो ये जो मेरा क्लाइंट है जिसने गुड सेल किया था तो उसने जनरेट किया था, उस क्लाइंट का नाम दिख रहा है यहाँ पर, और उसका जीएसटी नंबर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और उसके बाद वैलिड फ्रॉम, तो ये कब से वैलिड है, जब से क्रिएट किया था वही से टाइम से वो वैलिड है। और देखो मैंने जो डेस्टिनेशन है उसका एड्रेस डाला था, तो उसका डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑटोमेटिकली आया था कि ये बिल 27 किलोमीटर्स तक की वैलिड रहेगा, सोर्स से 27 किलोमीटर्स तक। उसकी अगर आगे आगे लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर ये ई वे बिल वैलिड नहीं रहेगा। और वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी दिखाई है वैलिड अंटिल 11 अगस्त 2020 तक ये वैलिड है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला था ई वे बिल देखो दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पहले पार्ट ए है, तो पार्ट ए के अंदर सारे रेसिपिएंट के आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ये पहले हमारा डिटेल दिखा रहा है कि सप्लायर कौन है, तो हम मेरे क्लाइंट ने सप्लाई किया, उसका जीएसटी नंबर और उसका नाम दिखा रहे हैं, मुंबई से सप्लाई हो रहा है। अब रेसिपिएंट का यहाँ पर नाम दिखा रहा है और उसका जीएसटी नंबर दिखा रहा है, और उसका प्लेस दिखा रहा है भाईंदर में गुड्स सप्लाई किया हुआ है। डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि ये बिल नंबर है, डेट दिखा रहा है कब का है ये, ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर है, वैल्यू ऑफ गुड्स भी दिखा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कि 1,11,333 रुपीज़ का गुड्स है, तो 50,000 के ऊपर की वैल्यू का गुड्स है, इसे जीएसटी नंबर ई वे बिल जनरेट करना पड़ रहा है। जो सप्लाई किया था उसका HSN कोड है यहाँ पे, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो आउटवर्ड सप्लाई है, ये एक तरीके का सेल ट्रांजैक्शन है, इसलिए ई वे बिल जनरेट करना पड़ रहा है। और उसके बाद जैसा कि मैंने बोला था कि पार्ट बी भी होता है, जहाँ पे सारे ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड डिटेल्स आपको देखने मिलते हैं। तो आपको वहाँ पे देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड, फिर आपको व्हीकल का नंबर यानी कि जो ट्रक या टेम्पो जिससे ट्रांसपोर्ट किया उसका आपको नंबर देखने मिलता है, डेट भी देखने मिलता है, फ्रॉम कहाँ से जा रहा है, डेट देखने मिल रहा है, टाइम देखने मिल रहा है, एंटर्ड बाय, तो ये एंटर्ड बाय मतलब जो सेलर है, जो मेरा क्लाइंट जिसने ये ई वे बिल बनाया उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे फिर से देखने को मिल रहा है। तो दिस इज हाउ ई वे बिल लुक्स लाइक। ये एक प्रॉपर ई वे बिल है, एक्चुअल ई वे बिल बता दिया मैंने आपको। और ये डॉक्यूमेंट जनरेट करना होता है, ऑनलाइन ही जनरेट होता है, हार्डली इट टेक्स 5 मिनट्स टू बी जनरेटेड, बट ये एक ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है इफ़ यू आर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स मोर देन हुज वैल्यू इज मोर देन ₹50,000। तो आई होप तुम लोग को ई वे बिल कैसा है समझ में आ गया होगा। यूजुअली सेलर ही ई वे बिल जनरेट करता है, बट ड्यूरिंग सम कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आता है जब बायर को भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ जाता है। एट टाइम्स इवन अ ट्रांसपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। तो ऐसा कब होता है वो भी डिस्कस कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ। जब भी व्हेन जो सेलर है, फॉर एग्जांपल अगर वो सेलर एक अनरजिस्टर्ड डीलर है बट बायर जो है वो रजिस्टर्ड डीलर है, बायर के पास जीएसटी नंबर है, तो उन केसेस में सेलर क्योंकि वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है तो वो तो ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा, तो आपको बायर के पास से ई वे बिल जनरेट करवाना पड़ता है बीइंग अ रजिस्टर्ड डीलर। अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बायर और सेलर दोनों ही अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर जो है वो ई वे बिल जनरेट करता है, उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, उसके बाद अपना ट्रांसपोर्टेशन आईडी होता है जिसके थ्रू वो ई वे बिल जनरेट कर सकता है। तो दिस इज हाउ ई वे बिल सिस्टम वर्क्स, this is how e-way bill looks, and these all are the requirements and rules regarding e-way bill. So
आई होप तुम लोगों को ई वे बिल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि ई वे बिल क्या है, कब बनाना पड़ता है, कौन बनाता है, क्या क्या डिटेल्स है उसके अंदर। और आपने तो ये भी देख लिया कि ई वे बिल कैसा दिखता है, बिकॉज आई एक्चुअली प्रैक्टिस इन इनडायरेक्ट टैक्स, सो आई एम एबल टू शो योर एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स एज वेल। आगे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जीएसटी वाले इनवॉइसेस भी दिखाऊंगा, क्लाइंट के जीएसटी के सर्टिफिकेट्स भी आपको दिखाऊंगा कैसे दिखते हैं वो। इनफैक्ट जीएसटी का पोर्टल भी आपको दिखाऊंगा, ई वे बिल का पोर्टल भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो मेरे को आप पूछ सकते हैं।